नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हमने सोशल साइंस के अभी तक 2 पार्ट लेके आ चुके हैं और ये चैप्टर 1 का आपका तीसरा और आखिरी पार्ट है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम जो ये जो टॉपिक है, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। 3 तो हमारे पास सोर्स हैं। पहले तो एनआईओएस के नोट्स हैं हमारे पास, ठीक है? इसके बाद क्या है हमारे पास सीबीएसई के नोट्स हैं और यूपीएससी के नोट्स हैं, ठीक है? ये यूपीएससी के नोट्स हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास से, ठीक है? पहले हम ये देखते हैं कल हमने क्या-क्या पढ़ा था। तो जहाँ तक कल जो हमने पढ़ा था, देखिए कल हमने पाषाण युग के बारे में और लोह युग के ताम युग के बारे में पढ़ा था परसों। और कल की क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? लोह युग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आज जो हमने कल जो लोह युग के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था यूनान के बारे में, ईरान के बारे में, ठीक है? रोम के बारे में, भारत के बारे में और पूर्वी भारत में हमने पढ़ा था जो ऋग्वैदिक काल थे और उत्तर वैदिक काल थे, ठीक है? तो इसके हिसाब से हमने भारत के भी लोह युग के बारे में पढ़ लिया और विश्व के लोह युग के बारे में पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लोह युग के बाद के आगे के सफर को, ठीक है? जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक युग के बारे में, ठीक है? 16 महाजनपदों के बारे में, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के बारे में, आर्थिक नहीं धार्मिक आंदोलन के बारे में, मौर्य, संगम, कुषाण और गुप्त युग के बारे में। चलिए अगले पर चलते हैं। देखिए, आते हैं हम छठी शताब्दी में। देखिए, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत जो होती है वो छठी शताब्दी में होती है, जहाँ पर 16 महाजनपदों का वर्णन होता है, ठीक है? 16 महाजनपद होते हैं: अंग, मगध, बज्जी, कौशल, काशी, कौशल, मल्ले, कुरु, पंचाल, वत्स, अवंती, कंबोज, कंधार, अस्मिक, चेदी, मत्स्य, सुरसेन और जिसमें सबसे अधिक शक्तिशाली कौन होते हैं? मगध, कौशल और अवंती। ये तीनों सबसे शक्तिशाली होते हैं। शक्तिशाली का कारण क्या है कि यहाँ पे कृषि का विस्तार होता है और शहरीकरण हो रहा होता है, ठीक है? शहरीकरण की शुरुआत और कृषि का विस्तार, व्यापारीकरण, इसके कारण क्या होता है कि जो राज्य होते हैं, छोटे छोटे राज्य, इनका विकास होने लगता है, ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। आप इस नक्शे को देख सकते हैं। इस नक्शे में क्या हो रहा है कि हमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिल रहा है, ठीक है? और ये नक्शे में सभी का विस्तार से पिक्चर बना हुआ है। आगे चलते हैं। अगले टॉपिक में क्या है जी? तो अगले टॉपिक में हमारे पास सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के बारे में हम जानेंगे, ठीक है? क्या है? देखिए, क्यों मतलब धार्मिक आंदोलन था? आंदोलन का कारण क्या था कि लोग कर्मकांड और बलि जो प्रथाएं चल रही थी उसके खिलाफ हो गए थे, ठीक है? कर्मकांड कौन सा? ब्राह्मणवाद में कई तरह के कर्मकांड हुआ करते थे, जो कर्मकांड एक तरीके से काफी कठोर हुआ करते थे और इसको निपटाने के लिए वो बलि प्रदान भी क्या करते थे। और बलि प्रदान से क्या होता था? समाज था वो कृषि प्रधान था और जानवरों की हत्या करना सही नहीं था, क्योंकि इससे जानवरों की कमी हो रही थी कहाँ पे? खेती बाड़ी में। तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है और इसके परिणाम क्या होता है? कई सारे नए धर्म का उदय होता है, जिसमें जैन और बौद्ध प्रमुख होते हैं, ठीक है? बौद्ध धर्म की बात करते हैं अब हम। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी वन में, ठीक है? ये 29 साल की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनके 4 आर्य सत्य हैं और इन 8 सत्यों को प्राप्ति करने में अष्टांग के मार्ग दिए, मतलब 8 मार्ग दिए हैं इन 4 सत्यों की प्राप्ति करने के लिए, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये है गौतम बुद्ध, इनके 4 सत्य और अष्टांगिक मार्ग कौन-कौन से हैं अभी हम देखते हैं। देखिए, इन्होंने कहा गौतम बुद्ध के अनुसार कि दुनिया दुखी है, दुःख से भरी हुई है और दुःख का कारण क्या है? इच्छा का होना। अच्छा, इच्छा पर जीत कैसे तो हमें इनसे दुःख से अगर निवारण करना है तो क्या करना होगा? इच्छा पे अपने काबू करना होगा, इच्छा को कंट्रोल करना होगा, इच्छा से जीत हासिल करनी होगी। इस जीत को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? इन 8 मार्गों के माध्यम से। मार्ग कहते हैं, वो 8 मार्ग कौन से हैं? सच्ची दृष्टि, सही उद्देश्य, सत्य वचन, सत्य गुण, सच्चा आजीविका, ठीक है? सतत प्रयास, सतत समृद्धि और सतत मनन। और इन्हीं के माध्यम से क्या होता है? इन 8 माध्यमों से उन्होंने इसकी बात की। उन्होंने किसकी बात की? उन्होंने मध्य मार्गी के बारे में बात की कि हमें मध्य मार्गी अपनानी चाहिए, ठीक है? हमें मध्य मार्ग पर चलना चाहिए। इसकी बात उन्होंने की, ठीक है? और 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, जहाँ जिसको हम निर्माण कहते हैं, ठीक है? उनकी मृत्यु को निर्माण प्राप्ति कहा जाता है, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए, बौद्ध हमने पढ़ लिया, अब हम जैन पे आते हैं। जैन जो थे, इनकी स्थापना की थी ऋषभदेव ने, ठीक है? ये इसके संस्थापक थे जैन धर्म के। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे वो महावीर स्वामी थे, ठीक है? वो 24वें तीर्थंकर थे। जैन में गुरु नहीं होते, जैन में तीर्थंकर होते हैं। तो जो 23वें तीर्थंकर थे जैन के, ठीक है? माफ कीजिएगा, एक
जो 23वें तीर्थंकर होते हैं जैन के, वो होते हैं पार्श्वनाथ जी। ठीक है। और 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, वैशाली बिहार में, बिहार के कुंडी ग्राम में। ठीक है। इनके पिता जो थे वो यात्रिक यानी क्षत्रिय कुल के थे, और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया और 42 साल की उम्र में उन्हें केवल्य की प्राप्ति, केवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। उन्होंने 30 साल तक के उद्देश्य दिए, और उसके बाद क्या हुआ, पावापुरी में उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। और जो उनके अनुयायी होते हैं उन्हीं को हम जैन कहते हैं। ठीक है। जैन में क्या होता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, मतलब कोई ईश्वर ऐसा नहीं है कि सर्वशक्तिमान होगा। ठीक है। यहाँ पे देवी देवताओं का महत्व ज्यादा रहता है, लेकिन सबसे ऊपर कौन होते हैं? जैन शिक्षक होते हैं। जैन मतों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पार्थिव बंधनों से मुक्ति, यानी कि पारिवारिक जो बंधन होता है उससे आप मुक्त हो जाइए। अच्छा, बौद्ध धर्म की तरह ही ये कर्मकांड और ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, ये भी जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं, और कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म को भी स्वीकार करते हैं। ठीक है। इनके जो चार प्रमुख सिद्धांत थे वो तो अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, जुराव ना करना, ब्रह्मचर्य। तो इन्हीं सब के कारण उनके थे, और इन्होंने त्रिरत्न का भी दर्शन दिया था, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, मतलब अच्छा दर्शन करें, अच्छी चीजें देखें, अच्छा ज्ञान ग्रहण करें और अच्छा चरित्र रखें। ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे है हमारे पास मौर्य वंश के बारे में। ठीक है। हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में। देखिए, मौर्य काल में जो है जो राजा थे जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे राजाओं के कारण क्या हुआ था कि जो मगध साम्राज्य था वो काफी विस्तार हो गया था, उसका काफी फैलाव हो गया था। लेकिन अंतिम जो फैलाव होता है वो होता है नंद वंश के जरिए, मतलब नंद वंश का अंत करने के बाद मौर्य वंश के जरिए। आप देख सकते हैं मगध पहले इतना सा था, ये ब्लू वाला हिस्सा देख सकते हैं, मगध है। और इसकी प्राप्ति के बाद ये ब्राउन वाला हिस्सा देख सकते हैं, जब मौर्य आए तो मगध को कहां से कहां पहुंचा दिया। ठीक है। मगध पूरा साम्राज्य बन गया, लगभग पूरे भारत से आगे बढ़ गया, कहां तक? अफगानिस्तान तक पहुंच गया। ठीक है। तो ये मगध की विशेषता थी। ठीक है। जो मगध चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी जो एक नीति थी वो थी विजय और विलय की। पहले आप विजय करो, उसे जीतो, उसके बाद अपने में मिला लो। ठीक है। इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, पूरे भारत पर अपना एक ने क्या किया, 322 में अपने राज्य की स्थापना की। ठीक है, सॉरी, 322 में राज्य की स्थापना की, और 297 ईस्वी तक वो राज करते हैं। उसके बाद भद्रबाहु जो कि जैन गुरु होते हैं, उनके संपर्क में आते हैं और जैन धर्म अपना लेते हैं, और उसके बाद ये उनके साथ कर्नाटका चले जाते हैं, जहां पर श्रवण बेलकोंडा में जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अगले कॉपी में चलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, अब होता यूं है कि उत्तराधिकार का जो युद्ध, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार जी सत्ता में बैठते हैं, और बिंबिसार जी जैसे सत्ता में बैठते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार जी सत्ता में आते हैं, और जैसे ही बिंबिसार जी सत्ता में आते हैं उसके बाद क्या होता है, समाज का एक बिंबिसार जी सत्ता में आता है, और उसके बाद बिंबिसार के बाद अशोक जब सत्ता में आते हैं तो वो सिंहासन का युद्ध करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब जो सत्ता में 99 भाइयों को हराने के बाद वो सत्ता में बैठ जाते हैं 272 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कलिंग युद्ध होता है 260 बीसी में, ईस्वी पूर्व में। ठीक है। और कलिंग युद्ध का वर्णन हमें अशोक के जो 13वां अभिलेख में हमें इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और बौद्ध धर्म के स्वीकार करने के साथ उन्होंने युद्ध से संन्यास ले लिया। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वो धर्म की नीति चलाते हैं, जिसमें क्या होता है कि धार्मिक सहिष्णुता, इच्छा से मुक्ति, बुढ़ों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, दया, सत्य, शुद्धता जैसे प्रयास वो करते हैं। और उन्हीं के कारण ही, अशोक के कारण ही जो बौद्ध धर्म होता है वो पहली बार देश से बाहर जाता है, जैसे कि श्रीलंका, तिब्बत, इन जगहों पर बौद्ध के हमें परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है संगम युद्ध। तो हम संगम युद्ध की शुरुआत आगे से करेंगे, फिलहाल हम इसको यहीं पे रोकना चाहेंगे। सो जय हिंद, जय भारत, और हम इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।